फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर ना, तेरा चैप्टर का इसका फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर से पढ़ना है। प्रमोटर कौन इंसान था? हमने 3-4 टाइप से पढ़ा था कि प्रमोटर कौन होता है। नहीं, कोई कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ऐसा इंसान जिसकी लैंड हो सकती है वो भी हो सकता है, राइट। हमने वो पढ़ा था ना जहाँ पर मैंने आपको ये भी समझाया था कि वो इंसान खुद की लैंड पर नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहा है तब भी वो प्रमोटर हो सकता है, राइट। सो प्रमोटर इज़ अ पर्सन हु एक्चुअली स्टार्ट्स विद अ कंस्ट्रक्शन, हु हैज़ द आइडिया ऑफ इट, हु डज इट, राइट, या किसी और को एंगेज करता है कंस्ट्रक्शन करवाने में, राइट। तो वो प्रमोटर हुआ। अब प्रमोटर की ड्यूटीज़, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ क्या आएंगी? सबसे पहला, प्रमोटर शैल अपॉन रिसीविंग हिज लॉगिन आईडी पासवर्ड। ये था ना लॉगिन आईडी पासवर्ड, हमने जब देखा कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप लॉगिन आईडी पासवर्ड लेते हो, उसके बाद मैंने तुम्हें लिखवाया वो क्या बनाता है, अपना वेब पेज बनाता है। कहाँ पर? वेबसाइट ऑफ द अथॉरिटी। ये भी मैंने तुम्हें लिखवाया था, राइट। तो दे डू दिस एंड एंटर ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक व्यूइंग इंक्लूडिंग। तो उस जो आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओगे उस पासवर्ड में आप क्या क्या डिटेल्स डालोगे? रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड आपकी डिटेल्स, क्वार्टरली अप टू डेट लिस्ट ऑफ द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स एज द केस में भी बुकड, कितना आपका जगह बुक हो चुकी है, कितने फ्लैट्स बुक हो चुके हैं। अप टू डेट लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ गैरेजेस बुकड, वो पार्किंग एरियाज कुछ बुक हुए हैं तो। अप टू डेट लिस्ट ऑफ दी अप्रूवल्स टेकन, कोई अप्रूवल विच इज़ पेंडिंग, कुछ भी, राइट। ये सारी डिटेल्स। लेटर ऑन क्वार्टरली स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, सच अदर इन्फॉर्मेशन, डन। उसके अलावा अब जो भी एडवर्टाइजमेंट करोगे, द एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस इशूड और पब्लिश्ड by the promoter shall mention prominently the website address of the authority within all details of the registered project have been entered and include all the registration number obtained from the authority। तो मतलब ये क्या हुआ, आप जो एडवर्टाइजमेंट करोगे ना उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी आपके पास क्या डिटेल होनी चाहिए, जो रेरा की वेबसाइट पर आपका जो जगह पर आपने अपनी डिटेल्स पुट की है ना, मैं उल्टा बोल रही हूँ, योर एडवर्टाइजमेंट शुड इंक्लूड ऑल द डिटेल्स ऑन द रेरा वेबसाइट and the link to the website etc. Getting the point? कोई डाउट है बताओ, ठीक है। तो वही एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस इशूड शैल मेंशन द वेबसाइट एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी वेयर इन ऑल डिटेल्स हैव बीन एंटर्ड, डन है। अगला, ये जो तुम्हारा प्रमोटर एट द टाइम ऑफ बुकिंग and issue of allotment letter shall be responsible to make available to the allotee following information। जब भी वो बुकिंग करेगा या पैसा लेगा या एडवांस लेगा तो उस टाइम पर भी वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। किसको देगा वो इन्फॉर्मेशन? अलॉटीज़ को अपने। तो इनके लिए बोला सैंक्शनड प्लान्स, लेआउट्स, सबकी डिटेल देगा। स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल बताएगा कि हमने क्या सोचा हुआ है, इतने टाइम में हम कितना चीज़ें कंप्लीट करवाएंगे, कितनी नहीं। गेटिंग द पॉइंट, राइट। द प्रमोटर शैल, उसके अलावा ये ऑब्लिगेशंस और हैं, ऑल अनलेस द प्रोजेक्ट इज हैंड ओवर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट, प्रमोटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से जो जो काम करना है उसका मिल रहा है ना, एक्ट के हिसाब से कुछ। उसके अलावा provided that the responsibility of second paragraph में that the responsibility of the promoter with respect to structural defects or any other defect for such period as is referred shall continue even after the conveyance deed of all the apartments, plots, buildings as the case may be to the lottees are executed। मतलब अगर मान लो वैसे तुम्हारा काम सारा का सारा कितना होता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक्ट के सारे प्रोविजंस को मानो। कब तक मानोगे? जब तक तुम्हारा कन्वेयंस डीड नहीं हो जाती सबकी। फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, एज द केस मे बी टिल द कन्वेयंस ऑफ ऑल अपार्टमेंट्स, प्लॉट्स एज द केस मे बी टू द अलॉटीज आर डन। कन्वेयंस मतलब ट्रांसफ़र। तो अगर आपने जब तक सारे घर बेच नहीं दिए हैं तब तक उसका पूरा का पूरा एक्ट का फॉलो करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होता है। पर अगर बनते टाइम पर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो कन्वेयंस डीड होने के बाद भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी। डन, okay। Second point, be responsible to obtain the completion certificate or the occupancy certificate or both as applicable। commencement certificate तो उसने ले लिया था, उसके अलावा completion certificate और occupancy certificate भी वो ले लेंगे। डन। next, be responsible to obtain the lease certificate
उसके अलावा लीज सर्टिफिकेट वेयर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड और अ लीज होल्ड लैंड, ये भी समझ में आ रहा है? ठीक है. बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विसेज ऑन रीजनेबल चार्जेस टिल टेकिंग ओवर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट बाय एसोसिएशन. वो होता है ना, जैसे हम वो बोलते हैं कि एसोसिएशन एज सच. अच्छा, जैसे तुमने वो तारक मेहता देखते हो तो उसमें वो होता है ना अपना भिड़े, क्या है वो, सेक्रेटरी. तो वो सेक्रेटरी किसका बना? सोसाइटी के एसोसिएशन का सेक्रेटरी बनता है, राइट. इंसान पूरी सोसाइटी का नहीं बनता है, एक एसोसिएशन का बनता है. जब वो बोलते हैं कि एसोसिएशन की मीटिंग है तो सारा सोसाइटी क्यों नहीं आता है, वही 6 लोग क्यों आते हैं? क्योंकि वही एसोसिएशन का हिस्सा है, मान लो, राइट. ऐसा तो अब जब, और उसके बाद जैसे अगर मान लो तुम किसी सोसाइटी किसी बिल्डिंग में रहते हो तो तुम क्या देते हो, वो बार बार तारक वो क्या मांगता है उससे, मेंटेनेंस का चेक मांगता है, राइट. तो ये मेंटेनेंस का चेक क्यों मांगता है? क्योंकि हमें सोसाइटी मेंटेन करनी है, मंथली कुछ पैसे डालने होते हैं एक्सेट्रा, राइट. सो ये सारी चीज़ों में हमको क्या समझना है कि इसके पहले ये सब काम एसोसिएशन कर रही थी, उसके पहले कौन करता था? प्रमोटर. ठीक है, तो वही बोला हुआ है, देखो. बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द एसेंशियल सर्विसेज ऑन रीजनेबल चार्जेस टिल द टेकिंग ओवर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द एसोसिएशन. ठीक है, तो वो सारा प्रोजेक्ट जो भी है सोसाइटी का सब कुछ बिफोर आफ्टर इट इज़ टेकन ओवर बाय द अलॉटीज का एसोसिएशन, तब तक तो ठीक है, तब तक आप करोगे रीजनेबल चार्जेस पर, वो सारे सर्विसेज दोगे जो देने चाहिए, यहाँ तक. ठीक है. नेक्स्ट, अनेबल द फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन सोसाइटी. ऑफकोर्स हेल्प करो कि भी प्रॉपर एसोसिएशन बने ताकि तुम भी अपने कामों से छुट्टी हो, एज द केस में भी. देन प्रोवाइडेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ लोकल लॉज एसोसिएशन ऑफ लॉटीज बाय वट एवर नेम कॉल्ड शैल बी फाउंड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ द मेजोरिटी ऑफ अलॉटीज हैविंग बुक्ड देयर प्लॉट्स, राइट. अगर कोई लॉ बना हुआ है कि इतने टाइम में एसोसिएशन बन जाना चाहिए तब तो ठीक है. अगर नहीं बना हुआ है तो रेरा बोलता है कि मेजॉरिटी फ्लैट्स बुक हो गए ना, उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर एसोसिएशन बन जाए, राइट. नेक्स्ट, पे एग्जीक्यूट अ रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड ऑफ द अपार्टमेंट और प्लॉट. वही प्रॉपर वो कन्वेंस डीड तो सबकी करनी है. डन. नेक्स्ट, पे ऑल आउटगोइंग्स until he transfers the physical possession of the real estate project to the allotee association. Outgoings मतलब मान लो जैसे कि अगर अब ये प्रोजेक्ट है, बन के तैयार है, एसोसिएशन अब तक बनी नहीं है, उस बीच में कोई बिजली का बिल है, कोई वाटर का बिल है, कुछ भी आपका एक्सेट्रा स्टैम्प ड्यूटीज़ जो भी आपके बिल्स बन रहे हैं, आउटगोइंग्स जिसको हम कहेंगे, पेमेंट्स होंगी, वो सारी पेमेंट्स आपको प्रमोटर को बोलिए कि तू करता रहे जब तक एसोसिएशन नहीं आती. ठीक है. फिर हो सकता है कुछ कैसा कि एसोसिएशन बनने के बाद वो कुछ पैसा मांग भी सकता है एसोसिएशन से, वो डिपेंडिंग अपॉन वो क्या है, प्रैक्टिकलिटीज ऑफ द सिचुएशन. हाँ, ये लिखे हुए ना, इंक्लूडिंग लैंड कॉस्ट, ग्राउंड रेंट, म्यूनसिपल लोकल टैक्सेस, ये सारे उसको देने पड़ेंगे विच आर रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट. डन. उसके बाद तुम्हारा है नेक्स्ट पॉइंट, आ जाओ, बस उतना ही मार्क करना. Next, after he executes an agreement for sale of for any apartment, plot or land, as the case may be, not mortgage or create a charge on such apartment, and if any mortgage or charge is made or created, then notwithstanding anything contained in the law, he shall not affect the right and interest of the lottees who have taken or agreed to take such. ठीक है. तो मतलब अगर एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, सेल कर दिया, तो उस पर कोई तरीके का लोन या मॉर्गेज नहीं लेगा, मतलब लोन नहीं लेगा, क्रिएट चार्ज नहीं करेगा. एंड इफ एनी सच मॉर्गेज और चार्ज इज मेड और क्रिएटेड, देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन ईदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, इट शिल नॉट इफेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज. और अगर फिर भी उसने कर दिया तो इट विल नॉट इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज. गेटिंग द पॉइंट? ठीक है. नेक्स्ट आओ यार, ये तो बहुत लंबा चल रहा है. ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग वेरासिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस. अभी एडवर्टाइजमेंट हमने कितना कुछ बोला है कि वो सॉफ्ट लॉन्च एवं ही मत कर देना, रजिस्ट्रेशन होने के बाद होगा, ये पंगा हमने डाला था ना. तो अब हम स्पेसिफिकली समझा रहे हैं कि किस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट होगी, क्या तरीक़ों से एडवर्टाइजमेंट होगी, एक्सेट्रा. तो पहला, वेर एनी पर्सन मेक्स एन एडवांस और डिपॉजिट ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द नोटिस और एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस वट एवर of any model apartment plot as the case may be and sustains any loss or damage because of a false statement in the prospectus, तो उसको compensate करेगा promoter as provided in the act. मैंने तुम्हें पैसा दिए prospectus के भरोसे पे, prospectus के हिसाब से फ्लैट ही नहीं है, और तो मुझे तो नुकसान हो गया ना, तो I should be compensated for that damage, right?
नेक्स्ट, इफ़ द पर्सन अफेक्टेड बाय सच इनकरेक्ट फॉल्स जो भी है कंटेंट इन द नोटिस और एडवर्टाइजमेंट एज द केस में भी इंटेंस टू विड्रॉ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। अब उसको नहीं रुकना है, उसको तो पंगा उसने मान ली 3 BHK के लिए बुकिंग करवानी थी, पर 3 BHK तो फ्लैट ही नहीं है, प्रोस्पेक्टस में तो लिखा है, राइट। तो वो बोलेगा मेरे को तो चाहिए नहीं, मेरे को तो चाहिए ही 3 BHK था। पॉइंट समझ रहे हो? तो इफ़ ही वांट्स कैन ही विड्रॉ फ्रॉम द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, ही शुड बी एबल टू विड्रॉ ना, मुझे नहीं रहना है। और तो he intends to withdraw from the proposed project, he shall be returned his entire investment plus interest at such rate as may be prescribed and the compensation in the manner as provided in the act। आया समझ? तो अगर उसको वापस चाहिए तो सारा पैसा जो उसने दिया है प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपेंसेशन। डन। No deposit or advance to be taken by the promoter without first entering into an agreement for sale। आप एक एग्रीमेंट फॉर सेल करोगे, उस एग्रीमेंट के बाद ही आप कोई भी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कर लोगे, नहीं तो नहीं लोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अ प्रमोटर शेल नॉट एक्सेप्ट अ सम मोर देन 10% of the cost of the apartment, plot or building as an advance from a person without first entering into an agreement with such person। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए पैसा, आपको एडवांस चाहिए, तो आप एग्रीमेंट टू सेल करोगे और एग्रीमेंट सेल होने के बाद ही आप अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, तो आप वही एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद आप 10% तक का एडवांस ले सकते हो, ठीक है। 10% के ऊपर नहीं लेना। 10% ऑफ व्हाट? हाँ, प्लॉट की पूरी खर्चे, पेमेंट कॉस्ट। एडहेरेंस टू सैंक्शन प्लान्स एंड, बस फर्स्ट पैराग्राफ है। नाउ एडहेरेंस टू सैंक्शन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब प्रमोटर ने खुद ही बताया ना कि मेरा ये प्लान है, मेरा ये लेआउट है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, सब कुछ तो तुमने बताया, रेरा के साथ उसको रजिस्टर करवाया, रेरा ने उस डिटेल को वेबसाइट पर अपने डिस्क्लोज कर रखा है, तो वो सैंक्शनड प्लान से एडहर करो, यानी कि उसको फॉलो करो, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट शैल बी डेवलप्ड एंड कंप्लीटेड बाय द प्रमोटर इन अकॉर्डेंस विद द सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, स्पेसिफिकेशन अप्रूव्ड एक्सेट्रा, notwithstanding anything contained in any other law, contract or agreement after the sanction plan, layout plan। अच्छा, एक बार तुम्हारा प्लान सैंक्शन हो गया, notwithstanding any other contract ब्ला ब्ला ब्ला, तो लिखते लंबा है ना। द प्रमोटर शैल नॉट मेक, ये ध्यान दो क्या करना नहीं है प्रमोटर को, शैल नॉट मेक एनी एडिशंस ऑल्टरेशंस इन द प्लान एंड नेचर और फिटिंग फिक्सचर एमिनिटीज as the case may be which are agreed to be taken without previous consent of that person। तो आप क्या नहीं करोगे, आपने एक बार प्लान सैंक्शन करवा लिया है, उसके बाद what will you not do, you will not make any additions without the consent of that person, ठीक है। जिससे सैंक्शन करवाया, जो सो आपने हो गया, उसके बिना पूछे नहीं करोगे। However, you may make some minor additions or alterations as may be required by the allotee or any such minor changes or alterations as may be necessary due to architectural or structural reasons। कुछ थोड़ा बहुत कहीं पर करना पड़ता है तो समझते हैं हम, वो कर लेना। और बी पॉइंट आ जाओ, any other alteration or addition in the sanction plan, layout plan of the building of the or the common area within the project without previous consent of at least 2/3 of the allottees other than the promoter who have agreed to take apartment in the building। तो अगर मान लो ये देखो, पहला तुम्हारा था कि सैंक्शन प्लान ये सब तुम प्लॉट में कर रहे हो या अपार्टमेंट में कर रहे हो, तो जिस बंदे का अपार्टमेंट है उस बंदे को पूछ के ही चेंजेस कर सकते हो। हाउ एवर माइनर चेंजेस तो तुम कर सकते हो। अगर सेकेंड वाले पॉइंट में तुम चेंजेस कर रहे हो कहाँ पर, कॉमन एरिया में, कॉमन एरिया में कर रहे हो ना, कॉमन एरिया तो सबका कॉमन है, तो फिर उसके लिए किसकी परमिशन लोगे, जितने भी अलॉटीज़ ने वहाँ पर बुकिंग करवा रखी है उनमें से 2/3 मेजॉरिटी की परमिशन लेकर ही तुम चेंज कर सकते हो। मिल गया अनुभव? चलो डन। प्लस अच्छा हाँ, इसके अलावा तुम लोगे अप्रूवल फ्रॉम द रेरा अथॉरिटी, और जो 2/3 वाली वोटिंग होगी उसके अंदर प्रमोटर वोट नहीं करेगा। समझ आ गया? और भैया
स्ट्रक्चरल डिफेक्ट पढ़ें आगे। हो गया देखिए। चलो नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट विद इन 5 ईयर। चांस छोड़ो। सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट इन केस एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट और इन डिफेक्ट इन वर्कमैनशिप, क्वालिटी, प्रोविजन, सर्विस जो भी है एज पर द एग्रीमेंट फॉर सेल रिलेटिंग टू सच डेवलपमेंट इज बॉट टू द नोटिस ऑफ द प्रमोटर। कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हमें पता लगा और हमने प्रमोटर को बताया। कितने टाइम में बताया? विद इन 5 ईयर्स बाय द अलॉटी फ्रॉम द डेट ऑफ हैंडिंग ओवर द पोजेशन। आपने हमें घर बेचा ना, उसके 5 साल के अंदर अंदर हमें कोई स्ट्रक्चर, ऊपर वाले पैराग्राफ में, हमें 5 साल के अंदर अंदर हमें कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट दिखा और हमें तुमने बता दिया, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर टू रेक्टिफाई सच डिफेक्ट विदाउट एनी फर्दर चार्ज। कितने दिन में रेक्टिफाई करेगा? विद इन 30 days and the event of the promoter's failure to rectify such defect, the agreed allottees shall be entitled to receive appropriate compensation। बनी बात? हमने अगर तुम्हें 5 साल में बता दिया तो तुम उसको ठीक करके दोगे, 30 दिन में ठीक करोगे, नहीं करते हो तो हमें कंपनसेशन मिलेगा। 6वें साल में हमने तुम्हें बताया तो तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी पे पास क्यों गया? मान लो तुम प्रमोटर हो, तुमने कोई पंगा किया, हमने तुम्हारा प्रमोटर का लाइसेंस जो भी रजिस्ट्रेशन थी वो रिवोक कर दी। अब ये एंटायर चीज़ थर्ड पार्टी के पास जा रही है। आधा बना हुआ प्रोजेक्ट किसी और के पास जा रहा है ना, असाइन किसी और डेवलपर, किसी और बिल्डर को हो रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना है आगे? तुम्हें बताना है, सारे डिटेल्स दोगे, अपना जो भी तुम्हारा काम होएगा वो क्या है, यहाँ पर पढ़ते हैं। सेक्शन 15 प्रोवाइड्स दैट द प्रमोटर शैल नॉट ट्रांसफर or assign his majority rights and liabilities in respect of a real estate project to a third party without obtaining prior written consent from 2/3 allottees except the promoter and without prior written consent of the prior written approval of the authority। इसका पहला मतलब क्या हुआ कि एक तो मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, जिस वजह से अथॉरिटी ही तुम्हें किसी और को ट्रांसफ़र कर देगी, प्रोजेक्ट को किसी और को ट्रांसफ़र कर देगी। यहाँ पर वो बंदे के पास मान ले पैसा नहीं बचा, या वो और आगे काम नहीं कर पा रहा है, या वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है, या वॉट एवर रीजन्स, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू ट्रांसफ़र द हाफ बिल्ट प्रोजेक्ट टू सम थर्ड पर्सन। तो पहली बात तो ये बोली कि वो नहीं कर सकता, और अगर करना चाहता है तो क्या करेगा? 2/3 मेजॉरिटी अलॉटीज़ का अप्रूवल लेगा। दूसरा वो क्या करेगा? अप्रूवल ऑफ रेरा लेगा। 2 चीज़ों का अप्रूवल लेगा, 2/3 मेजॉरिटी अलॉटीज़ और रेरा अप्रूवल। डन है, राइट। उसके बाद हाउएवर सच ट्रांसफर और असाइनमेंट शिल नॉट अफेक्ट द अलॉटमेंट और सेल ऑफ द अपार्टमेंट, प्लॉट्स और बिल्डिंग्स एज द केस में बी इन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मेड बाय द अर्स्टवाइल प्रमोटर। उसने ऑलरेडी कुछ किसी को बेच चुका है तो वो बिका हुआ है, वो अब चेंज नहीं होगा, राइट। और अगले पेज पे सेकंड पैराग्राफ सीधा मार्क करो। ऑन ट्रांसफर और असाइनमेंट एक बार चला गया। Permitted by the allottees and the authority, the intending promoter shall be required to independently comply with all the pending obligations under the provisions of this act or the rules and pending obligations as per the agreement for sale। ठीक है, कंप्लाई करना पड़ेगा उस बंदे को भी जैसे जैसे कंप्लाई करना होता है। अगला पैराग्राफ, एनी ट्रांसफर और असाइनमेंट परमिटेड शैल नॉट रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तुम्हें हमने 6 साल का टाइम दिया था प्रोजेक्ट ख़त्म करने को, तुमने ट्रांसफ़र कर दिया किसी और बंदे को, तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं तो इसको 6 साल में ख़त्म नहीं कर सकता, मुझे तो 9 साल लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं मिलेगा ऐसे ही अपने आप। इट विल नॉट रिजल्ट इन एक्सटेंशन ऑफ टाइम। एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए तुम्हें वैसा ही जो पिछला प्रोसेस था ना, अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक बार में मैक्सिमम तुम्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, वो ही चलेगा तुम्हारा, ठीक है। दुख तकलीफ कुछ और। ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग इंश्योरेंस ऑफ रियल एस्टेट। इंश्योरेंस में तुम्हें क्या दिया हुआ है कि प्रमोटर के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि वो सारे इंश्योरेंस ले ले एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू लैंड का, बिल्डिंग का एंड कंस्ट्रक्शन का,
ठीक है, उसको ये सारे इंश्योरेंस लेने पड़ते हैं। उसके अलावा शैल बी लाइबल टू पे द प्रीमियम एंड चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस एंड शैल पे द सेम बिफोर ट्रांसफरिंग द इंश्योरेंस टू द एसोसिएशन। इंश्योरेंस उसको सारा हैंडल ओवर करना पड़ेगा, मतलब हैंडल करना पड़ेगा जब तक वो ये सब कुछ ट्रांसफ़र नहीं करता टू द एसोसिएशन। इंश्योरेंस शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द बेनिफिट ऑफ द अलॉटीज or the association as the case may be at the time of promoter entering into an agreement of sale. On formation of the association, all documents relating to the insurance shall be handed over. बताओ, समझ आ रहा है? कुछ डाउट है कहीं पर? तो बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, रीड कर कर के मेरी तो गले की हो जाएगी। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल से पढ़ना है ना। तो प्रमोटर शेल एग्जीक्यूट अ रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द अलॉटी। ऑफ कोर्स ही बात है, तुमने घर बना लिया, घर बनाने के बाद बेचना था, बेचोगे कैसे? टाइटल दोगे ना उसको, ओनरशिप दोगे ना। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ओनली। So shall execute a registered conveyance deed in favor of the allottees along with undivided proportionate title in the common area to the association of the allottees or the competent authority। भाई जिसको भी तुम दे रहे हो प्रॉपरली अपने तरीके से अलॉटमेंट दोगे, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल दोगे और कॉमन एरिया का प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट दोगे। कॉमन एरिया है ना वो, तो उसका पूरा अलॉटमेंट तो दोगे नहीं। तो as the case may be and hand over the physical possession of the plot, apartment, building as the case may be to the allotee and the common area to the association। आया समझ, है ना? अलॉटी को मिलता है घर का पोजेशन और कॉमन एरिया का पोजेशन मिलता है वहाँ के एसोसिएशन को, करेक्ट है? फिर प्रोवाइडेड दैट से अगला पैराग्राफ, प्रोवाइडेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी लोकल लॉ कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द अलॉटी और द एसोसिएशन जो भी है अंडर दिस सेक्शन शैल बी कैरिड आउट by the promoter within 3 months from the date of the occupancy certificate। मतलब ट्रांसफ़र डीड अगर बोला हुआ है किसी लॉ में तो वैसे करो, अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो ये बोलता है कि 3 महीने के अंदर अंदर कर दो। हमने ये बार बार ऐसा क्यों बोल रहा है कि कहीं और बोला है तो, कहीं और बोला है तो, क्योंकि ना रेरा एक्ट के अंदर स्टेट लॉज बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर स्टेट लॉज कुछ स्पेसिफिक बोलते हैं तो वो मान लो, अगर स्टेट लॉज नहीं बोलते तो रेरा के हिसाब से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के 3 मंथ्स के अंदर अंदर कन्वेंस डीड हो जानी चाहिए। डन है? और आफ्टर obtaining the occupancy certificate and handing over physical possession, it shall be the responsibility of the promoter to hand over necessary documents also, plans, documents जो भी है वो सब दे देगा। Provided that in the absence of any local law, promoter shall hand over the necessary documents within 30 days। डन है? Possession 3 months, documents 30 days after obtaining the occupancy certificate। डन है कि नहीं है? चलो आगे फटाफट, रिटर्न ऑन अमाउंट एंड कंपेंसेशन। अगर मान लो तुम वो अपार्टमेंट, वो प्लॉट प्रॉपरली अपोजिशन दे ही नहीं पाए, ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाए, उसने तो तुम्हें पैसे दिए ना आज तक कितने सारे, तो वो सारा पैसा आप रिटर्न करोगे। सो इफ़ द पोजेशन वॉज इनकम्प्लीट और अनेबल टू गिव पोजेशन, प्लॉट और बिल्डिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ सेल duly completed by the date specified therein or due to discontinuance of the business or developer, कुछ भी नहीं कर पाए ये काम, तो फिर तुम क्या करोगे? He shall be liable on demand to the allottees in case of allottee wishes to withdraw from the project without prejudice to any other remedy available, तो सारा पैसा रिटर्न करेगा। अगर तुम उसको घर दे ही नहीं पाए या डिले कर दिया या बहुत ज़्यादा, तो बंदे के पास पूरी राइट है कि वो अपना पैसा वापस मांगे। वो वापस मांगेगा तो तुम उसको पैसा दोगे वापस, पूरा का पूरा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, कुछ पैसा नहीं कट सकते हो तुम, ठीक है? तो यू विल रिटर्न द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम as the case may be along with interest at such rate as may be prescribed in this behalf, right? Provided that wherein allotee does not intend to withdraw from the project, वो विड्रॉ नहीं करना चाहता, उसको घर तो चाहिए ही ना, उसने बोला मुझे विड्रॉ नहीं करना, बना के दो मुझे, अभी नहीं तो चलो 1 महीना लेट सही, तो डज नॉट इंटेंड टू विड्रॉ, ही शैल बी पेड बाय द प्रमोटर इंटरेस्ट फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले टिल द हैंडिंग ओवर। हर महीने का, हर डिले का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अगला, प्रमोटर शैल कंपेंसेट द अलॉटीज इन केस ऑफ एनी लॉस कॉज टू हिम ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द लैंड एक्सेट्रा, जो भी उसको मिला, डिफेक्टिव टाइटल हुआ या जिसकी वजह से भी अलॉटीज को कोई नुकसान हुआ है, तो प्रमोटर कॉम्पनसेट करेगा। एंड द क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन द सेशन शैल नॉट बी बार्ड बाय लिमिटेशन,
कि भाई उनको बाद में पता लगा या कुछ है तो बोलेगा अब तो लिमिटेशन हो गया, अब तो बात खत्म, अब तुम हम पे केस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा। तुम बंदे का सपना होता है घर बनाना, तुमने पंगा कर दिया, ज़मीन पता लग रहा है पता नहीं किसकी है, उनको तो निकाल दिया जाएगा। सो दे कैन स्टिल फाइल अ केस अगेंस्ट द प्रमोटर, इट इज़ नॉट बाइड बाय लिमिटेशन। Lastly, if the promoter fails to discharge any other obligation, he shall be liable to pay compensation। हाँ ठीक है, और कोई obligation तो भी compensation। डन। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटी इज़ वेरी इजी, रीड कर लोगे है ना, सब खुशी खुशी बोला। हाँ ठीक है, बाकी तो ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11 मार्क कर ही लो, ये पढ़ ही लेना, बहुत आसान है। उसको बोला इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसको बोला इंटरेस्ट तेरे को मिलेगा, ऐसा मतलब जो तुमने अब तक पढ़ा है ना वो मेन तो पढ़ ही लेना, बाकी तुम्हारा समझ में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट उन्होंने बोला कि तुम्हें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, इनको बोला तो तुम्हें डॉक्यूमेंट मिलेगा, तुम्हारी ड्यूटी है कि डॉक्यूमेंट ले लेना ऐसे। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब ना ये वहाँ पर पहुँच गए, रेरा की अथॉरिटी है ना, तो रेरा की अथॉरिटी का वो कंपोजिशन, चेयरमैन, ये सब बता रहे हैं, राइट। ये भी पढ़ लोगे। सेकेंड पैराग्राफ मार्क कर लो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू और मोर स्टेट्स एज में डीम फिट, वो अथॉरिटी बनाते हैं, वन अथॉरिटी इन अ स्टेट, हर स्टेट की अपनी अपनी अथॉरिटी होगी। सेकंड पैराग्राफ मार्क किया, और थर्ड पैराग्राफ मार्क कर लो। अथॉरिटी क्या होगी? एक बॉडी कॉरपोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। वो कहाँ लिखा है? चेयरमैन होता है, कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी में चेयरपर्सन। अच्छा हाँ लिखा है, हाँ वो अगले में लिखा है, चलो ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट वाले टॉपिक में सिर्फ सेकंड और फोर्थ पैराग्राफ मार्क किया तुमने, है ना। हाँ ये वाला और ये 1, 2, 3, 4। अच्छा थर्ड बोला था मैंने यार बोला था अर्था पर समझाया। हाँ तो अब तुम जो समझाया वही मार्क कर लो। सॉरी, पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 4 मार्क कर लो, ठीक है। कॉम्पोजिशन में कौन कौन होगा? बट नॉट लेस देन 2 होल टाइम मेंबर्स और चेयरमैन और एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो। क्या क्वालिफिकेशन होएगी? चेयरपर्सन अदर मेंबर्स बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। जो चेयरपर्सन और मेंबर तुम्हें कॉम्पोजिशन में बताए गए वो अपॉइंटमेंट होंगे सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से, कंसिस्टिंग ऑफ। अब सिलेक्शन कमेटी की कॉम्पोजिशन बताई तुमको, बात समझ रहे हो? रेरा के बंदे डिसाइड करने के लिए एक अलग कमेटी बनाई, जिस कमेटी के हिस्सेदार होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और हिज नॉमिनी, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद हाउसिंग एंड लॉ इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम अमॉन्ग्स पर्सन्स हैविंग एडिक्वेट नॉलेज एंड प्रोफेशन एक्सपीरियंस। और ये तो वो लोग सिलेक्ट करेंगे, किस में से सिलेक्ट करेंगे? उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनके पास बेसिक नॉलेज है पहला, और एटलीस्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है कम से कम 20 ईयर्स का इन केस ऑफ चेयरमैन और 15 ईयर्स का इन केस ऑफ अदर मेंबर, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कि चेयरमैन और मेंबर कौन बनेगा। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है या तो उसका नॉमिनी है, द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये लोग सिलेक्ट करते हैं चेयरमैन और मेंबर। चेयरमैन कौन होगा? कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस। मेंबर कौन होगा? कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड्स जो दी हुई हैं। बस टर्म ऑफ ऑफिस नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स और एज 65 ईयर्स। ठीक है, 5 साल और 65 ईयर्स का। और बिफोर अपॉइंटिंग उसको अपना इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। इंटरेस्ट मतलब वो होता है ना कॉन्ट्ररी इंटरेस्ट कि मैं नहीं हूँ। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स विद द अथॉरिटी, एनी एग्रीव्ड पर्सन जो फाइल करना चाहता है वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट विद द अथॉरिटी और द ऑफिसर एज द केस में बी फॉर वायलेशन और कॉन्ट्रावेंशन मेड देयर अंडर अगेंस्ट द प्रमोटर लॉटी। वो कर सकता है, बस कंप्लेंट बोला हुआ है, अथॉरिटी के पास पूरी राइट है और वो कंप्लेंट सुनेगी। फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी रीड मार्क करो। हर जगह पर रीड है मतलब पढ़ना है, सिर्फ होमवर्क वाला रीड है ये, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, सिंगल विंडो सिस्टम का वो प्रॉपर वो अप्रूवल्स का बोल दिया, ये सब है, ठीक है। डन है। नेक्स्ट, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस मेजर्स।
एडवोकेसी अवेयरनेस में जिसमें क्या बोला हुआ है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गई, अथॉरिटी हो गई, ये लोग ने मेहनत करके बड़ी बढ़िया लॉ बनाया है। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत से इतना अच्छा लॉ बनाया। हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि तुम भी तो अवेयर रहो। हम तो तुम्हें कर रहे हैं हेल्प, पर तुम भी तो अवेयर रहो। प्रोस्पेक्टस पे कब भरोसा करोगे? चेक करो कहीं पर इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या ये बंदा रेरा में रजिस्टर्ड है। ऐसे बी अवेयर, वो सब बोल रहे हैं लोग, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में वाइल फॉर्मुलेटिंग अ पॉलिसी ऑन रियल एस्टेट सेक्टर और एनी अदर मैटर मेक रेफरेंस टू द अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी वो अथॉरिटी को रेफ़र करेगी कि उसके ओपिनियन के लिए कि भाई अथॉरिटी तू तो हर स्टेट में है, तेरे को तो सब पता है और तू तो स्पेसिफिकली ये काम कर रही है। हम भले स्टेट गवर्नमेंट है पर हम तो सब कुछ देखते हैं ना। रेरा वाला काम तो तू स्पेसिफिकली देखती है, तो तू हमें ओपिनियन दे, तू हमें एडवाइस दे ऑन पॉसिबल इफेक्ट ऑफ पॉलिसी और लॉ ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर एंड ऑन द रिसिप्ट ऑफ सच रेफरेंस। अथॉरिटी फिर विद इन 60 डेज अपना ओपिनियन दे देगी। अब ऑफकोर्स है गवर्नमेंट ऊपर, अथॉरिटी नीचे है। अथॉरिटी जो भी बात बोले गवर्नमेंट को उसको मानना है कि नहीं मानना है, उसकी मर्जी। डन है। ओपिनियन गिवन बाय अथॉरिटी शैल नॉट बी बाइंडिंग। अथॉरिटी शैल टेक सुटेबल मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवोकेसी, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अबाउट लॉज रिलेटेड टू रियल एस्टेट सेक्टर एंड पॉलिसीज। बाकी वो पूरी कोशिश करेगी कि सबको सब कुछ पता हो। डन है, पक्का ना। अब वापस से फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी एकदम छोटा छोटा मार्क करो। रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है रियल एस्टेट को। उसके अलावा उसकी खुद की वेबसाइट है ऑफ रिकॉर्ड्स पब्लिक व्यूइंग के लिए। कर रहे हो मार्क? ठीक है। थर्ड, डेटाबेस मेंटेन करता है प्रॉपर कि कौन है, कहाँ है, सब कुछ। पहला डेटाबेस किसका है? एंड फोटोग्राफ्स ऑफ प्रमोटर्स एज डिफॉल्टर्स। प्रमोटर्स का एज डिफ़ॉल्ट क्या क्या किया, कुछ नहीं किया, ऐसा। और सेकंड डेटाबेस किसका है? रियल एस्टेट एजेंट्स का। मिल गया? सेकंड लाइन मड़ियू के नहीं मड़ियू। फिक्स थोरो रेगुलेशंस ऑफ ईच एरिया। फिर रेगुलेशंस बनाएगा कि हर एरिया का क्या है क्या नहीं है, राइट। उसके अलावा इंश्योर कंप्लायंस और परफॉर्म सच अदर फंक्शंस चलेगा, ठीक है। वो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट पॉइंट को एक कर सकते हो। इंश्योर कंप्लायंस हो गया और लास्टली परफॉर्म सच अदर फंक्शंस हो गया। चलो उसके बाद ये तो बड़ा सही टॉपिक है। पावर ऑफ अथॉरिटी टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। ये तो तुमको पता लग ही गया। अथॉरिटी के पास पावर है, इन्वेस्टिगेशन करे, इन्फॉर्मेशन मांगे, डॉक्यूमेंट मांगे, रिकॉर्ड मांगे। और सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ देखो, सेम एज वेस्टेड इन द सिविल कोड। सिविल कोड आया तो क्या आंसर लिखते हैं? वही 4 पॉइंट। समनिंग और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वही SIID, ये पॉइंट्स 4 लिखोगे सिविल कोड वाले और तुम्हारा डन है। डन है। चलो, पावर टू इशू इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम के ऑर्डर क्या होता है अनुभव? इंटरिम माने इसकी प्रोसीडिंग्स के बीच में। वेरी गुड। तो इंटरिम ऑर्डर इशू करने की भी पावर है अथॉरिटी के पास। डन, शाबाश। पावर टू इशू डायरेक्शंस थोड़ा चलेगा अभी, शुक्र है भगवान का। पावर टू इशू डायरेक्शन समझ में आ रहा है? कोई ऑर्डर कोई पास कर सकता। डायरेक्शंस मतलब हम जो बोल रहे हैं वो करो, राइट। पावर टू इशू डायरेक्शंस का। पावर ऑफ नेक्स्ट, पावर ऑफ अथॉरिटी। पावर ऑफ अथॉरिटी में क्या है? शेल हैव द पावर टू इम्पोज पेनल्टी। इम्पोज पेनल्टी अंडरलाइन, ठीक है। अथॉरिटी के पास पावर है, पेनल्टी लगा सकती है, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसी पॉइंट में सेकंड लाइन लास्ट में लिखा है, रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अपना प्रोसीजर खुद बनाती है, राइट। उसके अलावा वेर एन इशू इज़ रेज्ड रिलेटिंग टू एग्रीमेंट, एक्शन प्लान, ओमिशन, कुछ ऐसा इशू रेज किया है हमने उसके साथ, तो इट हैज़ एन अप्रिशिएबल प्रिवेंशन, रिस्ट्रिक्शन और डिस्टोर्शन ऑफ कॉम्पिटिशन इन कनेक्शन विद डेवलपमेंट। पावर ऑफ अथॉरिटी में दूसरा, फर्स्ट सेकंड पॉइंट से तुम्हें समझ में आए, इजी थे। थर्ड पॉइंट में उसने बोला कि अगर कोई उसके पास हमने इशू रेज किया है कि भाई अथॉरिटी हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ऐसी तकलीफ हुई है, तो उसके पास क्या बोलते हैं, पावर है कि वो अपने प्रोसीजर प्रैक्टिस के हिसाब से उस इशू को, उस प्रॉब्लम को
प्रिवेंट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कंपटीशन को ख़त्म कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग, राइट। और लास्टली हैज़ द इफेक्ट ऑफ मार्केट पावर ऑफ मोनोपोली सिचुएशन बीइंग अब्यूज्ड। अगर उसको कहीं पर लगता है कि कोई बंदा मोनोपोली के हिसाब से अपनी पावर अब्यूज़ कर रहा है तो उसको भी वो स्टॉप कर सकती है। डन। फिर वहाँ पे वो CCI के पास लेकर जाएगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, अथॉरिटी में एट एनी टाइम विद इन 2 साल फ्रॉम द ऑर्डर मेड रेक्टिफाई कर सकती है अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड। ठीक है, उसने कोई ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर में हम अपील नहीं कर रहे, देखो हम रेक्टिफाई के लिए जा रहे हैं। हमने बोला कि यार सर ये ऑर्डर में ना हमें कोई लॉ का हम नहीं बोल रहे, पर हमको लगता है ये ऑर्डर में आपने गलती से हमें ज़्यादा पेनल्टी लगा दी है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, तो अगर सामने सामने फेस पे ही कुछ प्राइमा फेस ही बोलते हैं ना, सामने सामने हमें कोई गलती दिखती है तो हम उस एरर को रेक्टिफाई करवा सकते हैं विद इन 2 years, राइट। फिर अगर लेकिन आपने उस ऑर्डर के खिलाफ अपील पहले ही पास फाइल कर दी है तो फिर आप रेक्टिफाई नहीं करवाओगे। ठीक है, वो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है। रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और कॉम्पेंसेशन एनफोर्समेंट, तो वही है जो जो उसने ऑर्डर किया है वो सब ऑर्डर का वो एनफोर्स करवा सकती है। सिंपल सेकंड पैराग्राफ मार्क कर लो बस। जो भी ऑर्डर, जो भी पेनल्टी, जो भी डायरेक्टरी, जो भी उसने बोला है वो अपना रिकवर करवा लेगी, ऑर्डर को एनफोर्स करवा लेगी बाय वट एवर मेजर्स डीम फिट। ये तो तुम पढ़ ही लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और चक्करी में मैं क्या पढ़ूँ तो। अब जैसे हमने एडवाइजरी काउंसिल उसमें बनाई थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में काउंसिल बनाया था ना जो एडवाइस दे रहा था, यहाँ पर भी हमने बना दिया। अब रेरा का अथॉरिटी, जो अपनी अथॉरिटी है रेरा, ये अथॉरिटी तो हर स्टेट में है ना, राइट। तो हमने सेंट्रल लेवल पर एक एडवाइजरी बॉडी बनाई हुई है कि सबको अपनी अपनी उंगली थोड़ी थोड़ी तो करनी है। तो हमने सेंट्रल को बोला कि देख तुम वैसे इसमें मत घुसो, पर ठीक है एडवाइस दे दो, हम मन किया तो सुन लेंगे, राइट। तो मन तो नहीं किया, सेंट्रल बोलेगा तो कुछ तो बात मानना पड़ेगा। देख लेते क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज इट मे स्पेसिफाई सच नोटिफिकेशन अ काउंसिल टू बी नोन एज सेंट्रल एडवाइजरी। ठीक है, गवर्नमेंट ने खुद ही एक अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से वो बनाया, काउंसिल बनाया जो एडवाइस देगी। एडवाइस उसका कॉम्पोजिशन, काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या बोला, मिनिस्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद हाउसिंग का बंदा, का मेन बंदा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, सारे बंदे उसके मेंबर बनेंगे। और सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल में कौन कौन बंदा है वो वापस और लिखे हैं। सेकंड पॉइंट में चेयरपर्सन बताया है, बाकी पॉइंट में मेंबर्स बताए हैं, और वो होंगे बस। ठीक है, देख लेना क्या है। कुछ 5 रिप्रेजेंटेटिव्स और भी होते हैं रेरा के जो रोटेशन में होंगे। मेन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे होंगे, उसके अलावा अलग अलग रेरा के बंदे होंगे जो रोटेशन में चेंज होते रहेंगे। सेकंड थर्ड पॉइंट के लास्ट में लिखा है। क्या ड्राइंग करती रहती है। उसके अलावा शैल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर्स, रियल एस्टेट। और 10 बंदे और इकट्ठे कर लेते हैं, एकदम भरा जमा कर लिया उन्होंने लोग 15-20 तो। ठीक है, फंक्शन क्या है उनका, कुछ नहीं, एडवाइस देना। ठीक, रेरा एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये हमने बात हो रही थी ना कि रेरा के खिलाफ अगर हमें अपील करनी है तो REAT रीड के पास जाओगे, REAT टू बी फॉर्म्ड एंड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू इंश्योर फास्टर रेजोल्यूशन। कितने दिन में जाओगे, विद इन 60 days। उनके पास क्या पावर है, REAT के पास वही जो सिविल कोड के पास होती है, सिविल कोड की पावर तुम्हें रटा है। डन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ REAT, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है। गवर्नमेंट में इफ इट डीम्स फिट एस्टैब्लिश 1 और मोर बेंचेस ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल। उसको लगता है ना यहाँ पर ज़्यादा केसेस, ज़्यादा अपील, ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ज़्यादा अपॉइंट कर सकती है रीट। ये तो स्टेट में एक रह रहा है ना, तो उस हिसाब से वो रीट भी वैसे अपॉइंट बना देगी कि जितनी ज़रूरत है, एक या ज़्यादा। अगला, एवरी बेंच शिल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल मेंबर। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स इट एज इट में डीम फिट एस्टैब्लिश 1 सिंगल एपेलेट ट्रिब्यूनल भी हो सकता है। 2 जगह है वहाँ पर इतना केसेस नहीं बनता है तो 2 अलग अलग एपेलेट ट्रिब्यूनल की ज़रूरत नहीं है, 2 स्टेट का एक एपेलेट ट्रिब्यूनल भी हो सकता है। आ रहा है। अगला, एनी पर्सन अग्रीड बाय एनी डायरेक्शन और डिसीजन, तो ठीक है उसके पास चला जाएगा।
मैं प्रेफर अपील्स बिफोर एपलेट ट्रिब्यूनल, वही लिखा है ना। चलो अच्छा, पता है हमने पहले भी कहीं पर पढ़ा था कि हम आपको अगर अपील तुम्हारी सुनेंगे पर उस सुनने से पहले 50% तक पैसा डिपॉजिट करो। CCI का सुना था, पता किसका सुना था? हाँ, नेशनल कमीशन के पास जाते हो तो, है ना, 50%, यहाँ पर 30% है। नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ, 30%, सेकेंड लाइन। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट। सेटलमेंट हमारा क्या था? व्हाट वाज सेटलमेंट? कि हमें जेल में मत डालो, सेटल कर दो, कंपाउंडिंग, याद आ रहा है, राइट? तो हम अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। सेकंड पैराग्राफ, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन दी, अब थोड़ा सब कुछ है इसके अंदर ना, सेटलमेंट भी है, अपील भी है पूरे पैराग्राफ में। तो पहले बोला अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है बाय एनी डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ दी अथॉरिटी तो ही में प्रेफर एन अपील टू दी एपलेट ट्रिब्यूनल। कितने दिन में? 60 दिन में। उतना हमने पढ़ लिया है पीछे। हाँ हाँ बोलते हो, साथ साथ मिल रहा है। अगला पैराग्राफ, जो ट्रिब्यूनल है वो अपील एंटरटेन करेगी आफ्टर 60 डेज एज वेल, अगर उसको लगता है कि हाँ ठीक है कोई रीज़न है। डन। ऑन रिसिट ऑफ द अपील, जो एपलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग पार्टीज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एक ऑर्डर पास कर देगी इंक्लूडिंग एन इंटरिम ऑर्डर। कॉपी ऑफ दी ऑर्डर किसको किसको दिया जाएगा? अथॉरिटी को, पार्टीज़ को, जो भी होंगे। अपील जो है वो फटाफट ख़त्म होएगी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ अपील। ठीक है, उन्होंने बोला कि 60 दिन के अंदर अंदर अपील सुन के ख़त्म करो। 60 दिन में अपील करनी है, 60 दिन में अपील ख़त्म भी हो जाए, सुननी भी जाएगी, ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। बढ़िया, मेरा जबड़ा दुख रहा है। अगला पेज, सेकंड पैराग्राफ, द एपलेट ट्रिब्यूनल में for the purpose of examining the legality or propriety or correctness of the order, decision or the authority, उसको on its own motion, ये भी हमने सुना था कि भाई अगर हम चाहें या एपलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो रेरा का कोई भी डिसीजन अपने आप ही लेकर उसको रिव्यू कर सकती है ऑन इट्स ओन मोशन, बिना किसी की अपील किए। सही सही सही, डन। रिस्ट्रिक्शंस ऑन चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर ऑन एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सिजेशन ऑफ ऑफिस। अच्छा हाँ ठीक है, एक बंदा जो रेरा के अंदर, ठीक है, था, अथॉरिटी में था, अथॉरिटी के अंदर वो जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर था, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर था, वो सब कुछ काम कर रहा था, राइट? तो अब उसका वो हमने पढ़ा था, याद है कि उसका टाइम क्या होएगा, कुछ 5 ईयर्स या 65 ईयर्स की एज, राइट? सो अब ये ख़त्म हो गया, अब भी वो है ना, मतलब जिंदा भी है और काम करने के लायक भी है, तो आगे वो क्या काम कर सकता है और क्या नहीं, उसके बारे में बताया है। ठीक है, क्योंकि वो इतने बड़ी पोजीशन पर रह चुका है ना, तो वो कल को फिर करप्शन कर सकता है, उसकी बात सुनते होंगे ना लोग, पहचान बहुत होगी उसकी। तो इसलिए उसने बोला कि ही शैल नॉट, फर्स्ट लाइन में, ही शैल नॉट एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, वो सेम जहाँ पर वो काम कर रहा था उसके रिलेटेड कोई भी काम नहीं करेगा, वो उस सेम ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं करेगा, चलेगा। सेकंड पैराग्राफ कट कर दो। और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विद एनी स्पेसिफिक प्रोसीडिंग्स, यार ये ज़रूरी है क्या? वो सिमिलर काम ने बस नहीं कर सकता, सेम काम नहीं करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर ए मार्क करो, फर्स्ट पैराग्राफ। पॉइंट नंबर सी मार्क करो, एडवाइस टू एनी पर्सन यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, कि भाई तू ऐसे नहीं, तू ऐसा कर, तेरा अप्रूवल हो जाएगा, यानी उस बंदे को पता, उस बंदे को पकड़, वो बंदा ऐसा है, वॉट एवर। तो बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन किसी को फालतू एडवाइस मत करना। और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज अ BOD फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, वो नहीं मार्क करोगे, मार्क करो जैसे कि यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद और एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट टू अ BOD or accept an offer of employment with an entity which had direct or significant dealings with the terms of the office। मतलब उस ऑफिस के साथ, रेरा वाले ऑफिस के साथ, जिस बंदे का सीधा काम धंधा रोज का है ना, उस कंपनी में भी तुम जाके काम नहीं करोगे। आया समझ? तो देखा जाए तो बिल्डिंग वाले काम नहीं करने। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कौन? एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल को क्या बोला? देख, सबसे पहला शेल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन इन दी CPC। मतलब CPC का क्या प्रोसीजर है प्रॉपर, कि भाई ये दिन, समन, वारंट, ऐसे सब बोलते हैं ना जिसको हम,
तो उतना सीपीसी के प्रोसीजर से बाउंड नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि उसको बोला तो नेचुरल जस्टिस में अपना काम करना। देखो, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो हम SIID पढ़ते हैं वो पावर है, पावर आपको सब मिलेगी, पर प्रोसीजर आपको अपना फॉलो करना है। और रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, सेकंड पॉइंट में वही लिखा है, शिल नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट भी इस पर लागू नहीं होगा। और बाकी सेम, देखो सेम लिखा है, सीपीसी वाले तेरे पास पावर है। चलो चलो जल्दी जल्दी, मेरे को अच्छा लग रहा है ख़त्म हो रहा तो। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, तुम आता ही है वैसे तो, हाँ एक्सप्लेनेशन तो कट ही कर दो सारी। तुम अगर चाहो तो अपना केस रेरा के सामने या REAT के सामने जा सकते हो खुद भी, या CACS को भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑर्डर पास्ड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री। रेरा ने कोई ऑर्डर पास किया तो मजाक थोड़ी कर रहे थे, वो एज अ कोर्ट का ऑर्डर माना जाएगा। हाई कोर्ट के पास अपील करनी है तो कर सकते हो। किसके खिलाफ? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, रेरा, फिर REAT, फिर हाई कोर्ट, ठीक है, विद इन 60 days। सेकेंड पैराग्राफ। डन डन डन। नेक्स्ट, रेरा एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या बोला है? क्या बोला है? एरो एरो मार के ज़बरदस्ती। RERA रेगुलेट्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, सेम है, टिक कर दो। रोल ऑफ CS, ये सारे मार्क कर लो। एडवाइजरी रोल, ड्राफ्टिंग करता है, रजिस्ट्रेशन करवाने में हेल्प करता है, लीगल रिप्रेजेंटेशन करता है अगर कहीं को जाना पड़े तो। लीगल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया ना, पीछे हम पढ़ के आए। और बाकी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशंस फाइल करनी है तो कर देगा। शाबाश, बच्चे स्मार्ट हो गए। नेक्स्ट पेज, CS और क्या क्या काम करेगा ये वाले दिए हुए, एडवाइजरी सर्विसेज, ये सारे पेनल प्रोविजन समझाएगा, बड़े काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, ऑफेंस पेनल्टीज 454। हाँ हाँ, कट कट, चलो चलो नेक्स्ट पेज बता रही हूँ धीरे धीरे। नेक्स्ट पेज 455, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस और पावर टू एजुडिकेट, मार्क करो लास्ट के 2 पॉइंट्स। हाँ बस, ये तुम्हें पता है क्या होते हैं, है ना। एजुडिकेट मतलब डिसीजन मेकिंग वाला, और कंपाउंडिंग भी तुमको पता है, बाकी के ऊपर के कट। नेक्स्ट पेज कट 456, कट। मिसलेनियस में फर्स्ट बार है ना, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन, नहीं ये पढ़ना है ना। मिसलेनियस में बार ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या लिखा है वो पढ़ो। नो सिविल कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, जो यहाँ पर जा रही है, रेरा के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रही है। तो अगर आप सिविल कोर्ट के पास गए ना, तो सिविल कोर्ट एक बार मना करेगा कि क्या तुम रेरा के पास गए पहले, क्या तुम REAT के पास गए, उसके बाद तुम्हें नहीं पसंद आएगा तो तुम हाई कोर्ट के पास जाओगे, उससे पहले नहीं, ठीक है, वो मना किया। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, मतलब कोर्ट उस केस को सुनेगी ही नहीं अनलेस एंड अनटिल कंप्लेंट जो है वो किसने फाइल किया है, खुद अथॉरिटी ने या अथॉरिटी के किसी ऑफिसर ने, इन दैट रिगार्ड, ठीक है। कोर्ट एक बार मना करेगी ना कि यार कोर्ट के पास पेंडेंसी खुद की है, तो एडमिसिबिलिटी में वो मना हो जाएगा कि तू रेरा के पास पहले जाकर आ, फॉलो द प्रोसीजर, रेरा रीड देन कोर्ट देन सिविल कोर्ट, ठीक है। अगर नहीं, मतलब वहाँ पर मना हो गया तो सिविल कोर्ट के पास जा। हम सिविल कोर्ट में अपील फाइल करने नहीं बोल रहे हैं, हम पहले बार की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपील फाइल करने तो हाई कोर्ट जाने ही वाला था, राइट। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस में ये बोल रहे कोर्ट नहीं लेगी तेरा केस अनलेस एंड अनटिल वो कंप्लेंट जो है वो खुद अथॉरिटी ने ही फाइल की है वहाँ पर, ठीक है। बाकी वो यार कई बार हो भी जाता है, क्या होता है क्या नहीं, वो तो प्रैक्टिकलिटीज़ पे डिपेंड करेगा। डेलीगेशन में अथॉरिटी अपनी पावर डेलीगेट करेगी एज मे डीम नेसेसरी, बाकी कुछ लिखा नहीं है तो रहने दो। अगला नेक्स्ट पेज, लास्ट पॉइंट, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, जो वो मार्क करो बस। ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब ये एक्ट में अगर कहीं और कुछ और लिखा है और कहीं और कुछ और लिखा है और इस एक्ट में कुछ और लिखा है, तो ओवरराइडिंग इफेक्ट किसका होएगा, इस एक्ट का, ठीक है, किसी और का नहीं। कंपटीशन में उल्टा था,
कंपटीशन में उल्टा था, कोई और एक्ट कुछ और बोलता था हम उसकी मानेंगे। हैं? हाँ उल्टा था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ वैसे तो बोल रहा था, मैं भी कंफ्यूज हो गई, बट यहाँ पर दिस एक्ट हैज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट। ठीक है, खत्म।